आपसे चेक करते हैं कि भाई पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, और उनकी बात उनका बात करने का तरीका दोस्तों बहुत ही ख़राब रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप लोन टाइम पे नहीं भरते हैं तो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं हरीश परमार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा आज का टॉपिक है लोन नहीं भरे तो क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया में आज के वक्त अगर आपको कुछ भी लेना है, भले वो टीवी रहे या फिर आपका मोबाइल रहे या लैपटॉप रहे या घर रहे, सभी चीज़ आपको अवेलेबल है लोन पे। आप आसानी से लोन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वो आपको मिल सकती है इजी ईएमआई पे। लेकिन अगर आप नहीं भरते तो क्या होगा, कभी सोचा है आपने? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। तो ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में गाइज आते हैं गोल्ड लोन या फिर होम लोन, जहां पर कुछ ना कुछ आपका गिरवी रह ही जाता है बैंक के पास। तो डेफिनेटली अगर आप वो चीज़ की पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो या फिर आप नहीं भरते और डिफॉल्टर बन जाते हो, तो वो आपके ये एसेट्स को, जो कि आपका घर है, आपका सोना है, इसको जब्त कर लेते हैं। सिमिलरली गाइज अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन और व्हीकल लोन, जहां पर इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर आप पे नहीं करते तो ये आपसे कुछ लेके जा भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली ये बैंक के लिए एक तरीके का लॉस हो जाता है। लेकिन बैंक भी बहुत समझदार है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो देखिए आपको बताता हूँ मैं वो क्या कर सकते हैं आपके साथ। सो गाइज, जैसे कि बैंक आपको लोन देती है कुछ इजी ईएमआई पे, जहाँ पर आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट भर के उस प्रोडक्ट को अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चले किसी कारण या किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपने 1 महीना स्किप किया, आपने 2 महीना स्किप किया, आपने 3 महीना स्किप किया, राइट, तो जब 90 दिन क्रॉस हो जाता है, बैंक पहले तो आपको पेनल्टी चार्ज करती है। जब आप पहले महीने का ईएमआई स्किप करते हैं तो सेकेंड मंथ आपको पेनल्टी चार्ज होती है। सिमिलरली थर्ड मंथ भी आपको पेनल्टी चार्ज होती है। जैसे ही 90 दिन क्रॉस होता है, आपको मैसेज आता है बैंक से, पहला स्टेप मैसेज आता है बैंक से स्टेटिंग, एक छोटा सा रिमाइंडर रहता है कि सो एंड सो आपका लोन पेंडिंग है, आपका पेमेंट ड्यू है, काइंडली पे दैट अमाउंट सो दैट आपका लोन अच्छे से चल सके। लेकिन आप किसी कारण वो भी इग्नोर कर देते हो, आप वो मैसेज को भी लेट गो कर देते हो, जाने दो। ठीक है, जैसे अब टाइम बढ़ते जाता है, 90 दिन का हो गया, 100 दिन, 120 दिन गुजर गए, फिर भी आपने वो पेमेंट नहीं किया। कोई भी कारण हो सकता है, कोई वजह हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी वो इंटेंशन है कि आप पेमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आपने इग्नोर कर दिया 120 दिन तक। अब दूसरा स्टेप बैंक क्या लेती है कि आपके घर पे आता है एक लेटर में भी वही चीज़ लिखी रहती है जो आपको मैसेज में मिलता है कि सो एंड सो आपका पेमेंट ड्यू है, काइंडली मेक दिस पेमेंट टू लेट गो दी लोन। आप कोई कारण की वजह से उसको भी इग्नोर कर देते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इसको भरूँ कैसे, तो आपने वो लेटर को भी इग्नोर कर दिया। जब आप वो लेटर को भी इग्नोर कर देते हैं गाइस, तो फिर बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है, तो वो अपने टीम के, जो बैंक की एक टीम रहती है जहाँ पर वो कलेक्शंस कहते हैं उनको, कलेक्शंस टीम होती है, तो उनके पास आपकी फाइल जाती है और कलेक्शंस टीम आपको कॉल करती है। बैंक की कलेक्शंस टीम आपको कॉल करते हैं, वो कॉल करके आपसे बहुत ही प्रेम से बात करते हैं कि सर आपका पेमेंट पेंडिंग है, मैं जान सकता हूँ कि क्या रीज़न है आप पेमेंट नहीं पे कर पा रहे। सो आप भी अपनी रीज़न बता देते हो। कोई तो झूठ बोल देते कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरे को नहीं करना है। कोई अपनी रीज़न बता देता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम है। तो बैंक आपको, वो जो कलेक्शन टीम रहती है, आपको टाइम देती है, चलिए ठीक है सर आप इतने दिन में भर दीजिए, या फिर आप इकट्ठे नहीं भर पा रहे तो आप एक काम कीजिए, इसको 3 ईएमआई में भर दीजिए पूरे के पूरे, या 4 ईएमआई में भर दीजिए पूरे के पूरे। आपको ऑल्टरनेट्स देते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं वहाँ पे। लेकिन किसी कारण आप उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि आपके पास ज़रूर में आपके पास कुछ कारण रहेगा, आप पैसे नहीं रहेंगे, आपके पास कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो आप नहीं पे कर पाते। तो डेफिनेटली उस कारण से आप उसको भी नज़रअंदाज कर देते, छोड़ देते। तो इस प्रोसेस में बैंक क्या करती है कि बैंक सिबिल पे अपडेट कर देती है। सिबिल गाइस एक कंपनी है जिससे क्रेडिट ब्यूरो, जहाँ पर आपकी क्रेडिट रेटिंग्स रहती है, वो कैलकुलेट होता है। सिमिलरली गाइस इंडिया में ऐसे 3 कंपनीज़ हैं, एक का नाम है सिबिल, दूसरा है ट्रांसयूनियन, तीसरा है इक्विफैक्स, जहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर अपडेट होते हैं।
तीनों अलग कंपनी है, लेकिन इंडिया में मेजरली ज़्यादातर यूज़ होता है सिबिल। तो सिबिल में गाइज आपके क्रेडिट स्कोर अपडेट होते रहते हैं, जहाँ पर बैंक अपडेट कर देता है कि सो एंड सो पर्सन हैज़ डिफॉल्टेड इन पेइंग द लोन। मतलब आपने ये पेमेंट नहीं किया है इस लोन का, तो आपका नाम वहाँ पर रेड फ्लैग पे आ जाता है और जो भी अमाउंट पेंडिंग है वहाँ पर दिखाती है। इससे क्या होता है कि आप कहीं पे भी एप्लीकेशन डालते हैं आपके लोन के लिए तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो जाती है। आपका कोई भी फाइल रहे, कोई भी लोन रहे, आपका वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिबिल पे चेक करते तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि आपने सो एंड सो बैंक के साथ पेमेंट लोन लिया था और वो आपने पेमेंट टाइम पे नहीं भरा और अब तक क्लियर नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वो दूसरा लोन भी नहीं दे पाते और जहाँ पर आपका रिजेक्ट हो जाता है फाइल। सो इस दौरान बैंक क्या करती है कि आपको वापस से ऑप्शन देती है कि सर अगर मान के चलिए आपने 50,000 का लोन लिया है, पेनल्टी के साथ हो गई है 65,000 रुपये, तो बैंक आपको अप्रोच करती है कि सर अगर आप एक साथ ये पेमेंट नहीं भर पा रहे तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग करते हैं आप कुछ अमाउंट वेव कर देते हैं और ये चीज़ हम कर देते हैं सेटल्ड, मतलब एक सेटलमेंट आती है जहाँ पर वो आपको 65,000 के जगह सिर्फ बोलेंगे 55,000 भरिए। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है दोस्त कि वो आपको कह देते हैं कि जाने दीजिए 50,000 ही भर दीजिए, जो लिए तो वही मुद्दल दे दीजिए और हम ये फाइल को सेटल कर देते हैं। कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि वो एक्चुअल अमाउंट से भी कम अमाउंट पे सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी मानो तो कभी भी सेटलमेंट ना करना, क्योंकि आप सेटलमेंट तो कर लोगे, आप एक छोटा अमाउंट या जो भी अमाउंट है लमसम पे करके बैंक को आप उनके हरासमेंट से या उनके मैसेजेस से आप बच तो जाओगे, लेकिन क्या होता है कि आपका जो सिबिल है वहाँ पर वो अपडेट हो जाएगा कि सेटलमेंट डन। सेटलमेंट डन में ये हो जाएगा दोस्त कि आप अगर कभी भी फ्यूचर पे लोन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बैंक फिर से सिबिल चेक करेगी और वहाँ पर दिखाएगा कि ये बंदे ने तो सेटलमेंट किया हुआ है, इसने अभी तक बैंक को पूरे पैसे दिए नहीं, बैंक का कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं था। तो दूसरे जो लोन प्रोवाइडर्स रहेंगे डेफिनेटली फिर आपके प्रोफाइल को कर देंगे रिजेक्ट। तो मेरी मानिए गाइस, कभी भी अगर आप लोन क्लियर करना चाहते हैं तो फुल पेमेंट करना। आप बैंक से टाइम मांग सकते हैं कि भाई मैं एक साथ तो 65,000 नहीं भर पाऊंगा, मुझे टाइम दीजिए, मैं 12 महीने में भर दूंगा, मैं 10 महीने में भर दूंगा या मैं 4 EMI में भर दूंगा, लेकिन मैं भर दूंगा पूरा अमाउंट, मुझे सेटलमेंट नहीं करना। तब आप पूरा अमाउंट पे करके आपका सिबिल क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपका प्रोफाइल हो जाएगा अप्रूव्ड। सो गाइज, इस तरह आप बैंक के पैसे भर सकते हैं और बैंक आपको हेल्प भी करेगी इस चीज़ पे। अब मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं भरते हैं लोन, इसके बाद भी आपने सेटलमेंट भी नहीं किया है, आपने पेमेंट फुल भी क्लियर नहीं की है, बैंक एक वक्त के बाद तकरीबन 6 महीने या 8 महीने या 1 साल, आजकल लोग 4 महीने में भी बैंक अपनी जो कंपनी की लोन प्रोफाइल रहती है जो आपने लिया था वो फाइल को दे देते हैं कलेक्शन एजेंसी को। अब कलेक्शन एजेंसी बैंक से नहीं रहती, वो थर्ड पार्टी एजेंसी रहती है जो आपको कॉल करते हैं, आपको दिन में 10 बार कॉल करते हैं, 15 बार कॉल करते हैं और आपने गलती से कहा कॉल उठा भी लिए तो आपसे एक अलग ही तरीके से बात करते हैं, वो उनका एक बिहेवियर अलग रहता है, वो आपसे बात करते हैं ताकि पैसे क्यों नहीं भर रहे, क्या हो गया। उनका तरीका बैंक वालों के जैसा नहीं होता, उनका तरीका बहुत ही ख़राब होता है। तो वो आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने पैसे क्यों नहीं पे किए, आप अपना रीज़न दे देते हो, फिर आप उनका भी कॉल अवॉइड करते हो, उनको भी आप इग्नोर करते हो, तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं कि आपके घर पे आते हैं, आपके घर पे आते हैं, आपसे चेक करते हैं कि भाई पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, और उनकी बात आप करने का, उनका बात करने का तरीका दोस्तों बहुत ही ख़राब रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप लोन टाइम पे नहीं भरते हैं तो। लेकिन आप डेफिनेटली इनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं अगर ये आपको एक दिन में 3 बार से ज़्यादा कॉल करे तो। ये आपके घर पे भी आपके परमिशन के बिना नहीं आ सकते हैं, ये आपके कंपनी में या ऑफिस में या जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं आपके परमिशन के बिना कॉल नहीं कर सकते। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है दोस्तों जो आप गूगल कर सकते हो इंडियन लॉज में, लाइक FDCPA, फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिसेस एक्ट। ये है हमारे इंडियन लोन्स बैंक्स के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर जब वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या क्या रूल्स उनको ओबे करना पड़ता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो डेफिनेटली आप रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से बच सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये कंप्लीट वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ पर जो नीचे एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको क्लिक कीजिए, फिर एक बेल आइकन आएगा और उसको टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अगले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, शुक्रिया और जय श्री राम।